नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद रखते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई खूब कर रहे होंगे, क्योंकि अब हम लोगों को बहुत कम समय में ही सारा कुछ तैयार कर एग्जाम देना है। बहुत समय मिल गया आप सबको जो है एग्जाम दे, अब तक जो है काउंसलिंग हो गया होता है, एडमिशन हो गया होता है, परंतु कोरोना वायरस के चलते जो है अभी तक एग्जाम नहीं हो पाए। तो वैसे लोग जो पढ़ नहीं पाए थे उनको समय मिल गया है और हमें उम्मीद है कि अब तो बेहतर तैयारी कर लिए होंगे। इधर रिवीजन की क्लास जब से चल रहा है तब से आप लोग जो है जुटे हैं। जितने लोग मेहनत और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको तो पता चल रहा है कि उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमने कहा था व्हाट्सएप पे जरूर आप लिखिएगा और व्हाट्सएप पे कुछ लोग लिखकर भेज रहे हैं। आप भी अपना राय लिखकर भेजिए कि क्या आपको पढ़ाई से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप निश्चित रूप से आप सभी जो है अपने अपने जो है अनुसार टाइम टेबल जो आप बनाए हैं उसके अनुसार भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, हमारी क्लास जो है 12 बजे से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट करते करते 12:15, 12:30, 1 बज जाता है। तो इसमें काफ़ी प्रोसेस होता है, काफ़ी प्रक्रिया होता है, जिसके कारण स्टार्ट होने में समय लग जाता है और कई क्लासें चल रही हैं, जिसकी वजह से टाइम में भी थोड़ी सी व्यवधान प्राप्त हो जा रहा है। फिर भाई जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी की क्लास टाइम से ही चले। तो मैथ तो कंटिन्यू चल रहा है टाइम से, फिजिक्स के लिए थोड़ा डिले हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, पर क्लास मिल रहा है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू देखा करिए, क्लास सुबह देख लिया करिए। आज का क्लास है तो कल सुबह देख लिया करिए, अगर शाम को ज़्यादा लेट हम डालते हैं तो। लेकिन पूरे दिन भर में हम 2 क्लास आपको देंगे ही देंगे, मैथ और फिजिक्स। ठीक है, तो सिस्टम बना रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा, तो टाइम से ही मिलेगा आपको। 1 बजे से फिजिक्स मिल जाएगा, 12 बजे से मैथ मिल जाएगा। हम प्रयास करते हैं, नहीं हो पाता है क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर इंटरनेट का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम क्लास जो है सुबह 8 बजे से पहले ही हम ले लेते हैं। ठीक है, 8 बजे तक में हम क्लास ले लेते हैं और आपको क्लास को आपके तक पहुंचाने में सोचिए 12, 12:30, 1 बज जाता है। कितना समय लगता है? इतना समय इस प्रोसेस प्रक्रिया में लग जाता है। ज्यादातर समय जो है हमें इंटरनेट के वजह से कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाता है। यही समस्याएं ज्यादातर आती हैं और कभी कभी हैंग करने लगता है सिस्टम, तो उसमें जो है सही से क्लास का जो वीडियो होता है वो सेट नहीं हो पाता है, बंद नहीं पाता है, उसमें भी कभी कभी समय लग जाता है। तो ये तो हमारे बस में है नहीं। और लाइव अगर हम आते तो लाइव में क्या होता है कि खिंच खिंच करता है, कभी अप डाउन करता है। आप दूसरे लोगों का देखते होंगे लाइव में क्लास, तो क्या होता है कि अगर आपके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत, हमारे यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत, और आप फिर बाद में देख नहीं पाएंगे। तमाम समस्याएं आती हैं लाइव क्लासेज में। इसीलिए लाइव क्लासेज चलाने से बेहतर है कि इस तरह की क्लासें आप आसानी से अपने सुविधा के अनुसार, अगर हम फास्ट चल रहे हों तो आप रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं और कम समय में ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और जो कम पढ़ना चाहते हैं कम पढ़ें, अपने आवश्यकता के अनुसार आधा घंटा पढ़ लें, फिर आधा घंटा बाद में पढ़ें। तो वैसे आप कई बार, लेकिन एक दिन की क्लास जो है कई बार आप देखा करिए, जरूर देखा करिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं गुणनखंड पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो गुणनखंड जरा देख लीजिए, गुणनखंड फैक्टर। तो फैक्टर में आप सभी लोगों को पता है पिछले दिनों हमने बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग बताया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आज हम बताएंगे आप लोगों को गुणनखंड करने का तरीका। तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहला तो ये कि जब भी है कि पिछले दिनों हमने a² - b² पर बताया था, वो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपसे फार्मूले से संबंधित होगा
तो पिछले दिनों हमने फार्मूले से आधारित गुणनखंड बताया था। अब अगर इस प्रकार का हो कि जैसे लिखा हो इस तरह 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर और प्लस 2x और -5, ठीक है, -5 बराबर -5, और इसका कहा जाए कि गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए। कैसे आप फैक्टर करेंगे तो ध्यान से समझिए। इसका फैक्टर, अच्छा इससे पहले अगर हम ये कहें कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर करिए, तो जो यहाँ पे अचर पद है इसी का 2 खंड करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 6 गुणे 1 और 3 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ प्लस है, तो ये प्लस तभी आएगा जब माइनस में माइनस का गुणा करेंगे या तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा। अगर एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का चिन्ह या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस। अर्थात आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो योगफल चाहिए, और क्या चाहिए, योगफल 5 चाहिए, और अगर यहाँ माइनस होगा तो अंतर 5 चाहिए। बस यही ध्यान में रखिए। तो चलिए यहाँ प्लस है तो योगफल चाहिए। अब योगफल तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना, और आपको चाहिए कितना 5, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 प्लस 2x और प्लस 6। अब ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, अब यहाँ x कामन ले लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कामन ले लेंगे x प्लस 3, अब ये x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया फैक्टर इसका। अब देखिए अगर यहाँ पर ये ऐसे होता है कि x स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाता है 7x और -18, इसका आपको फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए इस 18 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 18 होगा, 2 गुणे 9 होगा, 3 गुणे 6 होगा, यही तो फैक्टर होगा ना। अब चलिए इसका फैक्टर तो ये पता चल गया। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो अंतर कितना लाना है 7, तो 18 में से 1 घटेगा तो 17, यहाँ 7 है, 9 में से 2 घटेगा तो 7, अब यहाँ 3 में से 6 घटेगा 3, यानी 7 चाहिए, तो ये चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 2 और x माइनस 18। अब इस x का गुणा इसमें कर दें, और याद रहे यहाँ माइनस का गुणा करना है, तो माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 18, इन दोनों में कॉमन x, तो x माइनस 9, इसमें कॉमन 2 तो x माइनस 9। अब देखिए x माइनस 9 कॉमन ले लें तो x प्लस 2, तो ये हो गया क्या गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरह गुणनखंड किए जाते हैं अगर इस तरह लिखा गया होगा तब। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे लिखा गया हो इस तरह कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो 3 का गुणा होगा 5 में, इसमें गुणा होगा 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, तो 15 गुणे 1 फैक्टर हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, और तो कोई फैक्टर होगा नहीं इसका। अब देखिए यहाँ पर है माइनस, क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस है अगर 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 है। इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 और x माइनस 5। अब यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5, इन दोनों में x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ -1 कॉमन ले लें 3x प्लस 5। अब देखिए 3x प्लस 5 कॉमन ले लें, 3x प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1, क्लियर। तो ये इसका फैक्टर हो गया। इस तरह गुणनखंड किया जाता है। उम्मीद रखते हैं कि ये गुणनखंड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या आप कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कर लेंगे तो लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा तेजी से लिखिए।
वे लोग जिनको नहीं पता है हटा दें इधर। अब देखिए, जैसे कि शेषफल प्रमेय के माध्यम से गुणनखंड करना हो तब आप कैसे गुणनखंड करेंगे, तो ध्यान से समझिए जरा। जैसे मान लेते हैं कि लिखा गया हो एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x या माइनस 2x माइनस 4, इसका फैक्टर गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करते समय आपको ये ध्यान रखना है शेषफल प्रमेय के माध्यम से। शेषफल प्रमेय का मतलब है शेषफल के माध्यम से। तो कैसे शेषफल का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए भाग देना होता है तभी तो शेषफल पता चलेगा। तो ये भाग किससे देना है ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए आपको करना क्या होता है कि कोई भी व्यंजक दिया है, जैसे इसमें x क्यू है, 3 घात का है, x का मान हम अपने अनुसार स्वेच्छा के अनुसार रखते जाएंगे। ठीक है, x का मान रखेंगे 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे रखेंगे और पता कर लेंगे कि x का कौन सा मान रखने पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है। देखिए 1 रखें अगर तो यहाँ 1 आएगा, +5 आएगा, -2 -4 आएगा। अब 5 1 6 और -6 0 हो गया। अगर -1 रखेंगे तो चलिए माइनस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे +5 होगा, ये +2 होगा, माइनस ये 4, तो ये 0 आएगा नहीं। तो x बराबर -1 नहीं बल्कि x बराबर आपने क्या रखा -1, तो इसका मतलब x -1 बराबर क्या 0, अर्थात x -1 इसका एक फैक्टर है, x -1 इसका एक गुणनखंड है। अब आपको करना क्या होता है कि x -1 से, ठीक है, आपको भाग देना होगा इसमें x³ + 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। जरा समझ लीजिए यहाँ पर कैसे भाग दिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर कितना है x³ और यहाँ पर क्या है x, तो आपको x स्क्वायर से जब x में गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, यानी पहला आपको लाना होता है। उसको लाने के लिए इसमें आपको चाहे जिससे भी गुणा करना पड़े, तो x है x स्क्वायर का गुणा करेंगे x³ आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर का गुणा इन दोनों में होगा, x में करेंगे तो x³ हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको घटाया जाता है ना, चलिए घटाएंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। क्लियर। अब देखिए ये कट गया, यहाँ 5 और 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, दोनों प्लस है तो 6x स्क्वायर और बाकी को उतार देंगे। माइनस यहाँ पर है 2x और -4, ये पूरा उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x है, तो किससे गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो +6x से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं 6x स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6x होगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए नीचे वाला प्लस है ऊपर वाला माइनस है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4x और -4। अब देखिए अब यहाँ पर 4x चाहिए, तो यहाँ पर +4 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, 4 का गुणा -1 में तो -4। अब देखिए कट जाएगा, इसका मतलब आ गया क्या x स्क्वायर + 6x + 4, एक अर्थात ये आपने भाग दिया x -1 से, तो जब x -1 से भाग दे तो x -1 गुणे x स्क्वायर + 6x + 4। अब यही हो गया फैक्टर। अगर अब इसका जो है गुणनखंड विधि से फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका फैक्टर संभव नहीं है, तो नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा इसी तरह, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, ये शेषफल प्रमेय के माध्यम से फैक्टर करना है। दूसरा तरीका एक और है, चलिए जरा देख लीजिए। अगर ये भाग नहीं दे पा रहे हैं तब उस कंडीशन में क्या, तो आपने इसको रख कर चेक कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, शॉर्ट स्क्रीन इसका कर लीजिए, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन करिए। इसको हटाएंगे हम, अभी हटा दे क्या,
हटा दिया जाए? बोलिए, तैयार हैं? लगा लिए? चलिए, बहुत फास्ट करते हैं आप लोग, हमसे बहुत कई गुना फास्ट आप चलते हैं। दरअसल कंपटीशन तो आप ही को निकालना है ना, हमें थोड़े निकालना है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमसे आप आगे निकलिए, निकल जाएंगे, प्रयास करिए केवल। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए x का मान है x हमने 1 रखा तो x -1। देखिए ये कै घात है? 3 घात है, 3 घात है ना, तो x -1 ये 3 बार लिख लेंगे। ये तो कहां से आया? पता चला ना कि x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो गया, तो x बराबर 1 या x -1 बराबर 0, जो रखने पर 0 होगा तो बराबर किधर ला दीजिएगा, वही इसको 3 बार, यहाँ 3 घात होगा तो 3 बार, 4 घात होगा तो 4 बार, 5 घात होगा तो 5 बार लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आइए देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर कितना है आपको पहला ये देखना है, पहला कितना है पद x³ है, और यहाँ पर पहला कितना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। अभी यहाँ देखिए x है, कितने का गुणा करिए कि x³ आ जाए, x² से, तो x² का गुणा करिए और नीचे लिखते जाइए x³ - x²। ठीक है, अब चलिए x² का इसमें भी गुणा हो गया तो -x², और यहाँ पर है कितना 5x², प्लस की माइनस प्लस है, और यहाँ -x² आ चुका है, और प्लस 5x² लाने के लिए इसमें कितना जोड़े या घटाएं, तो यहाँ पर 6x² जोड़ेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसका मतलब अब आगे आपको चाहिए प्लस 6x², और यहाँ पर है कितना x है, इसका मतलब प्लस 6x से गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा हुआ तो 6x² हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -6x हो जाएगा। क्लियर? अब आगे आपको चाहिए कितना -2x, और यहाँ पर कितना है -6x है, इसका मतलब है कि इसमें कितना जोड़े या घटाएं कि -2x हो जाए, तो 4x जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। यानी अब आगे आपको चाहिए 4x, और यहाँ पर है कितना x, कितने से गुणा करेंगे +4x हो जाए, तो +4 से, अब 4 से गुणा कर दीजिए +4x, और 4 का -1 में गुणा करिए -4। अब देखिए अब ये रिजल्ट आ गया क्या, यही आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसका मतलब ये x -1 तीनों जगह है, कॉमन ले लीजिए। अब ये बचा क्या, x² + 6x + 4, यही हो गया गुणनखंड। नहीं समझ में आया? आ गया? देखिए आया था, यहाँ भी आ गया। चलिए कर लीजिए, अभी एक और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से करिए। हो गया? चलिए लिखिए, प्रश्न और लिखिए, बोले। चलिए लिखिए, (3x³ माइनस 5x² माइनस 5x² माइनस 4x और +4 का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए अब इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए पहले, सबसे पहले x बराबर 1 रखकर चेक करते हैं। रखिए 1, सॉरी, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये जाएगा 3 -5 -4 +4। देखिए 4 3 7 और 5 4 9, तो 0 होगा नहीं, x बराबर 1 नहीं चलेगा। फिर x बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये -5 +1 होगा, और ये माइनस +4, ठीक है, और यहाँ पर +4,
तो 5 3 8 -8 + 8 0 हो गया। ठीक है, यानी x बराबर -1 तो x + 1 बराबर क्या 0। अब ये पता हो गया कि x + 1 एक फैक्टर है। बताइए कै घात है 3 घात, तो x + 1 कितने बार लिखना है 3 बार। कै बार लिखेंगे 3 बार। कितने बार लिखना है 3 बार। 3 बार लिखेंगे ना। चलिए लिख लिया हमने 3 बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपको चाहिए क्या 3x³ और यहाँ पर है क्या x। कितने से गुणा करेंगे 3x³ हो जाए 3x² से गुणा कर दिया तो 3x³ हो गया। तो यहाँ लिख लें 3x³। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो +3x²। अब यहाँ पर कितना चाहिए -5x²। अब आप बताइए कि 3x² है, यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है, तो कितना इसमें से घटा दें कि -5 हो जाए। तो 3 में से 8 घटाएंगे तब ना -5 आएगा। तो 8x², यानी यहाँ पर है x और आपको चाहिए -8x²। इसका मतलब -8x से जब x में गुणा करेंगे तो -8x² आ जाएगा। और फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में -8x का 1 में तो 8x। अब आगे आपको चाहिए -4x और यहाँ -8x है, यानी +4x अगर जोड़ दे तो -4x रिजल्ट हो जाएगा और यही चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ x है 4x चाहिए, तो आप केवल 4 से गुणा कर दीजिए तो 4x हो जाएगा और +4 हो जाएगा। आ गया, इतना ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि x + 1 x + 1 x + 1। अब तो इसको हटा दें, रद्द कार्य किया जाता है। अब देखिए x + 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर है 3x² -8x और +4। ठीक है, अब देखिए 4 का गुणा 3 में तो x + 1। अब इसका 4 तिहाई 12, 12 का खंड कर दें 6 × 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा ना, 8 यहाँ है। इसका मतलब ये है कि 3x² प्लस यहाँ पर लिख दें माइनस, यहाँ पर लिख दें 6 + 2x और +4। अब यहाँ पर फैक्टर कर दें तो x + 1 और ये हो जाएगा क्या 3x² -6x -2x +4। अब देखेंगे यहाँ पर कि x + 1 और यहाँ पर जाएगा क्या 3x² -6x -2x +4। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ पर 3x² -6x, तो यहाँ पर क्या कॉमन है 3x कॉमन है। कितना कॉमन है 3x, 3x कॉमन ले लेंगे तो x - 2। यहाँ पर क्या कॉमन है 2, तो x - 2। अब देखिए x - 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 और x - 2 तो बचेगा 3x - 2। ये हो गया गुणनखंड। जल्दी से कर लीजिए गुणनखंड। हो गया? चलिए अब तो उम्मीद है कि गुणनखंड कर लेंगे आप सभी लोग। हो जाएगा ना गुणनखंड। अब देखिए कुछ और चीजें बता देते हैं आप सभी लोगों को। चक्रीय गुणनखंड, साइक्लिक फैक्टर क्या होता है? चक्रीय गुणनखंड का मतलब होता है कि A B C चक्रीय क्रम में चले। यहाँ पर A हो तो यहाँ B हो तो यहाँ पर C हो। ठीक है, अब देखिए ये एक ही क्रम में ऐसे ही चलेगा। अगर सपोज दैट प्रश्न लिखा हो इस तरह, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हो A या A², तो इसमें लिखा हो B - C प्लस B² तो C - A प्लस C² A - B, और कहा जाएगा आपसे कि इसका गुणनखंड कीजिए। अब जरा ध्यान से समझिए इसको कि अब ये लिखा गया है। यहाँ पर देखिए जब A² लिखा है तो इसमें B और C बचा है तो B - C, एक ही क्रम में चलना चाहिए। और जब B लिखा तो C - A, और जब C² लिखा तो A - B, और इसी क्रम में चलेगा। इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है, ऐसे सिग्मा नोटेशन लिखा जाता है। और यहाँ पर A² B - C।
अगर ये लिखा है तो इसका प्रसार ये होता है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, योगफल। तो देखिए प्लस है बीच में, क्लियर है। अगर आपसे इसी रूप में अगर इस तरह कह देता है यहाँ पर x, यहाँ पर x लिख दिया और इसमें लिख दिया कि y प्लस जेड और इसका मान होगा, सीधे कह देगा इसका मान बताइए, तब आप क्या करेंगे कि इसको आप प्रसार करेंगे। तो यहाँ x है तो y प्लस जेड, तो जब z होगा तो जब z लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर x y z, तो यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ z, तो x है तो y प्लस जेड, y है तो z प्लस x, तो यहाँ पर y होगा तो z प्लस x और जब z होगा तो x प्लस y। ठीक है, ये इसका प्रसार होगा। इसी तरह अगर ऐसे होता कि x और इसमें होता है x y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, x इंटू ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस जेड, प्रसार करना होता तो आप यहाँ x लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जब यहाँ y लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पर z लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो है लिखने का ढंग होता है, क्लियर है। इसी रूप में आप लिखेंगे, याद रखिएगा सिग्मा नोटेशन का ये तरीका होता है। ठीक है, जब सपोज दैट अगर लिखा गया हो यहाँ पर ऐसे कि सिग्मा x और यहाँ पर लिखा गया हो या एक्स क्यू और इसमें लिख दिया जाए x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, सॉरी y माइनस जेड। अब जरा ध्यान समझिएगा, और प्लस यहाँ पर ये देखिए प्लस, और यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, x इंटू वाई इंटू जेड। अब ध्यान समझिए, ये जो सिग्मा लगा है केवल इसके साथ लगा है, इसके साथ नहीं, ये अलग है। अगर ये सिग्मा के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया जाता तब सिग्मा इसमें भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब इसका प्रसार करेंगे तो ये केवल एक ही बार लिखेंगे, लेकिन इसको आप पूरा प्रसार में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू तो वाई माइनस जेड, और प्लस जेड क्यू वाई क्यू तो जेड माइनस एक्स, और प्लस जेड क्यू तो एक्स माइनस वाई, और प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, इसका प्रसार। उम्मीद है कि अब तो समझ में आ गया होगा प्रसार कैसे करेंगे। चलिए अब फैक्टर भी बता देते हैं, गुणनखंड कैसे आप इसका करेंगे। तो आइए गुणनखंड सीख लेते हैं। ठीक है, इसको फिर से एक बार आप जरूर देखिएगा, बिना देखे मानिएगा नहीं, लेकिन आपको समय कहाँ मिलता है देखने के लिए। आप तो कहोगे कि घर में कई लोग हैं पढ़ने वाले, हाँ हो सकते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि कई लोग हैं पढ़ने वाले, किसी किसी घर में एक ही मोबाइल होगा, मोबाइल का ही समस्या है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक सूचना ही नहीं मिल पाया है कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है, और हम जिसको भेज रहे हैं हो सकता है उनके भैया का, उनके दोस्त का, उनके फ्रेंड का व्हाट्सएप हो, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल पा रहा है। हमने मैसेज भी किया, लेकिन मैसेज भी कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो कारण होगा या तो मोबाइल स्विच ऑफ होगा, नेटवर्क से बाहर होंगे, तमाम दिक्कतें होती हैं, तो सभी के पास सूचना मिल नहीं पा रहा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों यारों को जरूर बता दें कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है, उनका भी भला हो जाए। हम तो चाहेंगे कि सभी लोगों का भला हो और सब लोग अच्छे रिजल्ट से निकालो और अच्छे कॉलेजों में जाओ, ताकि जहां जाओ वहां कम से कम आप अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और आप अपना भविष्य सिक्योर कर लें। इसी उम्मीद से हम आपको पढ़ा रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। हालांकि सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, हम भी चाहते तो न पढ़ाते, आराम से निकल जाते, लेकिन हम अभी भी इसी धरती पर प्रयागराज में ही हैं केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और जितने लोग जुटे हुए हैं सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो कि हमारी फीस की दायरा क्या है, इतने फीस में कौन पढ़ाता होगा, केवल आपसे सिर्फ खर्च लिया जा रहा है, इसलिए ताकि कम से कम आपकी क्लास कंटिन्यू चल सके और आप एक अच्छी जगह जो है रिजल्ट अच्छा निकाल लो और अच्छी जगह चले जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। वरना क्या जरूरत है, हमें सर दर्द लेने की क्या जरूरत है, आपका होगा या नहीं होगा। हमारा कोर्स तो हमने तो दिसंबर में ही खत्म कर दिया था, जो कोर्स था उसको दिसंबर में ही हमने समाप्त कर दिया था, बल्कि रिवीजन भी हमने करा दिया था। उतना कोई किया है तो बता दे। किसी भी संस्थान में पढ़ने वाले अगर व्यक्ति हैं जरा हमसे बताएं तो कि कोर्स खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने दिन लोग पढ़ाते हैं।
एक जो टॉपिक जिसको आता है वही टॉपिक वो 3 महीना 4 महीना पढ़ाएंगे। इतना धुरंधर रहेंगे कि उसी टॉपिक पे महारत हासिल कर लेंगे और जैसे लगता है कि लड़कों से भी रिसर्च कराते हैं, यानी ऐसा रिसर्च कराते हैं जैसे लगता है कि वहीं से ज्यादा प्रश्न आएगा। और बाकी के टॉपिक ऐसा उड़ा देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या है। और लड़कों को भी बाद में जब पैसा जमा कर देते हैं बेचारे फंसे रहते हैं। उसके बाद वो करेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। सभी का हालत यही है। हम तो देखते हैं ना संस्थानों का, पढ़ाने वालों का ढंग और पढ़ाने वाला का तरीका, किस तरह लोग पढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ कि हम ही केवल पढ़ाने वाले नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। पर मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग केवल धोखा देने वाले हैं। पढ़ाते कम हैं, दिखाते ज्यादा हैं। हमसे ये सब नहीं होता है। हम जमीन पर रहने वाले इंसान हैं, जमीन पे रह के काम करते हैं, जमीनी स्तर से आपसे बात करते हैं, जमीन को छोड़कर बात नहीं करते हैं। आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या समस्या है, सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पर हम भी लाचार हैं, करें क्या, मजबूर हैं जिसकी वजह से। लेकिन आप हमसे दूर हो, अगर नजदीक होते तो आपको तो हम बेहोश कर देते पढ़ने के लिए। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों हमने मोटिवेशन की क्लास लिया। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने नहीं देखा। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा, कुछ लोग तो गालियां भी दिए होंगे, हमें पता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इतना झटका लगा होगा कि अभी तक पढ़ रहे होंगे। और निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही एक जरिया है, यही एक चारा है, यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते तो आपको खूब कहते कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, लड़कों से करा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन हमने कभी किसी से कहा नहीं। हम सिर्फ आपको कहते हैं कि आप पढ़िए, और आप पढ़िए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। इसी में आप दिमाग लगाइए, और कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि रिवीजन की क्लास में कंटिन्यू क्लास चल रहा है। जब से हमने स्टार्ट किया है कभी हमने बंद नहीं किया। आपको पता नहीं होगा कि और जगह जरा देखिए हालात क्या है। एक दिन क्लास लेते हैं लोग, उसके बाद दूसरे दिन नहीं लेते, 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे। कभी रेगुलर क्लास नहीं चलती है। हमें पता है ना क्यों नहीं चलती है, क्या वजह है न चलने का। तमाम कारण होते हैं, वो कारण आपको नहीं पता है, जो कर रहा है उसको पता है ना। परंतु हम लगातार क्लास ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप ही का नहीं, इंटरमीडिएट वालों का लगातार हमने पढ़ाया है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से। और आपको बता दें कि एक एक बुक हम खत्म कर चुके हैं, और लोग अभी पहला स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए, जो हमसे जुटा है वो एक पोर्शन खत्म कर चुका है, खत्म नहीं किया है, बल्कि उसमें हमने कुछ रिवीजन भी करा दिया है, और अभी लोग स्टार्ट किए हैं। कुछ लड़के तो इतने, अब हम उनके लिए क्या कहें। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे संपर्क में थे, जब उनसे कहा गया कि हम क्लास कंटिन्यू, और उनको अच्छा भी लगता था जब हम पढ़ाते थे, चाहे मैथ पढ़ाते हो या फिजिक्स पढ़ाते हो, उनको अच्छा लगता था। लेकिन वो लाचार थे। किसको? उनको इतना विश्वास है किसी दूसरे को, पर कहाँ पे, जहाँ वो पढ़े। विश्वास होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन जिस तरह का विश्वास एक बच्चे को हो, बच्चे का है एक अध्यापक के प्रति, अध्यापक उतना बच्चों से लगाव नहीं रखा है। दिक्कत यहाँ पे आती है, उनको हमेशा मिसगाइड करता रहता है, केवल मिसगाइड। जब तक ऑनलाइन क्लासेज उन्होंने नहीं लिया या लोगों ने नहीं लिया, तब तक कहते थे ऑनलाइन आपको समझ में आएगा, इसलिए कि आप रुके रहो, क्योंकि कहीं पैसा दे दोगे तो कोचिंग में पैसा नहीं जमा कर पाओगे, इसलिए उन्हें रोकते थे। और आज के डेट में जब वो उतरे हैं ऑनलाइन के फील्ड में, उन्हीं बच्चों को फोन करके कहते हैं कि आप ऑनलाइन ले लो, क्लास हम चला रहे हैं, इतना फीस जमा कर दो और बहुत अच्छा क्लास चलेगा। अब आप बताओ, लड़कों का होशियारी जरा देखो, लड़कों का दिमाग का आप अंदाजा लगाओ। बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे कह दिए तुरंत एडमिशन लेना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वो पढ़ा रहे तो जादू से पढ़ा देंगे, उनकी बातें समझ में आ जाएगी, और बाकी जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी बात नहीं समझ में आएगी। क्योंकि दुनिया में वही एक महारत है, और कोई महारत ही थोड़े हासिल कर लिया है। ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है, एक वीर नहीं है, कई वीर हैं, बस जानकारी नहीं है। प्रतिभाशाली बहुत लोग हैं, परंतु प्रतिभा में भाग लेने वाले कम है, गलीमत इतना है। वरना प्रतिभा में भाग लेने वाले अगर ज्यादा आ जाए ना, तो अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। परंतु अभी
कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंतर्गत प्रतिभा बहुत है, जानकारी बहुत है, चॉइस नहीं करते हैं, नहीं आते हैं सामने। आप देखो ना, कभी कोचिंग न पढ़ाने वाला यूट्यूब पर आके पढ़ा रहे हैं, उनको लाखों व्यू पड़े हुए हैं, हजारों। क्यों? क्योंकि वो बेहतर हैं, वो अच्छा जानते हैं, अच्छी तरह से डील करते हैं। और पढ़ाने वाले उनके यहाँ फेल हैं। जो शुरू से पढ़ाते हैं वो नहीं चल पाते हैं, वो भी सीखते हैं, उन्हीं का सीख कर और पढ़ाते हैं, यही करते हैं। यही सच्चाई है, हम तो जानते हैं ना, बहुत लोगों को जानते हैं जो ये करते हैं। सबके बस की बात नहीं है। वो केवल अच्छी ढंग से पढ़ा वही सकता है हर एक टॉपिक जो मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ा होगा। सबके बस की बात थोड़े कि सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा लेंगे। एक कंपटीटर जो होता है कितना रगड़ता है वही जानता है। जो कंपटीशन की तैयारी किया रहेगा वो जानेगा ना। जो कंपटीशन की कभी तैयारी नहीं किया उसको क्या पता है कंपटीशन क्या होता है। सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, उनको पता चल गया कंपटीशन क्या है। एक आध बार किसी कंपटीशन में बैठ गए, उनको पता चल गया कंपटीशन क्या है। ऐसे नहीं पता चलता है। कंपटीशन की तैयारी किस तरह करते हैं बच्चे, किस तरह रात दिन एक कर देते हैं। खाना भी नसीब में नहीं होता है, 2-2 दिन के बाद खाना खाते हैं, 1 दिन के बाद खाना खाते हैं। वो जो कंपटीशन किया रहता है उसको पता रहता है। लड़के क्या क्या तकनीकी नहीं अपनाते हैं। परीक्षा के समय जो है रात भर जगते हैं, सुबह दोपहर में खाना खा के सोते हैं दिन में, सिर्फ इसलिए कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, निकल जाए। वो कंपटीशन करते हैं, वो तैयारी करते हैं। वो जब आगे जाएंगे किसी को ज्ञान देंगे तब पता चलेगा कि उसके अंतर्गत क्या मैच्योरिटी है, क्या उसने सीखा है। जो कभी रात में जगा ही नहीं, जो कभी मेहनत किया ही नहीं, जो कभी कंपटीशन दिया नहीं, जो कभी चिड़चिड़ाती धूप में ट्रेन में सफर किया नहीं, वो क्या जानेगा ट्रेन का सफर किस तरह का होता है। वो क्या जानेगा जो स्टेशन में कभी सोया नहीं, वो स्टेशन पर सोने का दर्द क्या जानेगा कि मच्छर किस तरह काटते हैं लोग, कैसे मारते हैं, रात भर कैसे जगते हैं लोग, किस तरह सुबह परीक्षा देने जाते हैं। जब कंपटीशन के लोग तैयारी करते हैं, कंपटीटर होते हैं, कंपटीशन देते हैं, वो ये सब चीजें जानते हैं। और उनके अंतर्गत जहां में एक एक चीज भरा रहता है, एक एक चीज, एक एक गलतियां उनके अंतर्गत समाया रहता है कि यहाँ पर ये गलती होता है, यहाँ पर ये गलती। वो न बताएंगे, वो न डील करेंगे, सब लोग कर पाएंगे। हम क्यों इतना बताते हैं, किस लिए आपको उजागर करते हैं, किस लिए आपको ऊर्जा भरते हैं। आपको ऊर्जा सिर्फ इसीलिए भरते हैं कि आप जग जाओ। आपके अंतर्गत जो शून्य अवस्था में चली जाती है नसें, वो नसों को हम टाइट करते हैं, भर देते हैं हवा गुब्बारे की तरह कि सारा टाइट हो जाओ, पढ़ो। इसीलिए हम कभी कभी आपको, जैसे आज हमने बताया आपको कि आप पढ़ो 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 पढ़ो। किसी के भरमानी में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ, अपना भविष्य देखो, अपनी पढ़ाई करो। हमारी बात अच्छा लगे अपनाइए, नहीं अच्छा लगे ठुकरा दीजिए। जिसकी बात अच्छा लगे उसी का मानिए, कोई जरूरी नहीं। लेकिन अपना भविष्य देखिए, हमारा भविष्य नहीं, आप अपना भविष्य देखिए और पढ़ाई करिए चाप के। मेहनत इतना जबरदस्त करिए कि रिजल्ट बहुत बेहतर बने, जो हम भी नहीं सोचे उससे भी अच्छा रिजल्ट बन जाए। आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। तमाम उदाहरणें हैं, बहुत उदाहरण है हमारे पास देने के लिए, पर आप जरा करिए तो। ऐसे हम नहीं बोलते हैं, हवा में तीर नहीं मारते हैं। हमने देखा है, सीखा है, कराया है, तभी आपको कह रहे हैं कि आप भी करो, ताकि आने वाले दिनों में आपका भी स्टोरी जो है किसी को हम सुनाएं। जब आप करोगे तभी तो हम सुनाएंगे। इतने लोगों की स्टोरी हम सुनाते हैं क्यों? क्योंकि वो किए हैं तभी तो उनका सुनाते हैं। नहीं किए होते तो हम बता देते आपको। उनका नंबर तक पता है, आप बात कर सकते हो। जितने पहले के लड़के टॉपर हैं आज भी हमसे जुटे हुए हैं, सब सेलेक्ट हैं, शादी हो गया है, बाल बच्चे वाले इंसान हो गए हैं। ऐसा नहीं है, टॉपर हैं वो सब, यूपी टॉपर हैं। लेकिन जब वो स्थिति में थे, उनका सिचुएशन था अलग था, आपका सिचुएशन अलग है, आपकी स्थिति अलग है। हर इंसान की अलग अलग चीजें हैं। जब भी व्यक्ति ठान लेगा वो करके दिखा देगा, इसमें दो राय नहीं है। बस ठानो तो, आप ठान ही नहीं पाते हो। आओ हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है? चलिए यही ठान लीजिए कि हमको याद आना चाहिए, और हम भी देखते हैं क्यों नहीं आएगा। देखिए पहला काम ये करते हैं कि इसमें जितने भी ये राशियां लिखी गई हैं उसमें किसी एक को वेरिएबल मानेंगे तो बाकी को कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझते हैं? कांस्टेंट का अर्थ ये होता है कि अचर पद जो बदले न, जैसे 2, 3, 4, 10, 20, ये कांस्टेंट कहलाता है। XYZ चर राशि कहलाता है।
आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ ये है कि ए स्क्वायर, तो ए बी सी में कोई एक मान लेते हैं ए चर राशि है, तो बी और सी को कहेंगे कि अचर है। ए को चर मान लिया तो बी और सी को क्या कहेंगे, अचर है। चलिए बी और सी अगर अचर है तो हम क्या करेंगे कि ए को यानी जो चर माना है आपने उसके घात के घटते हुए क्रम में लिखना है। घात के घटते हुए क्रम में, समझ में आया, नहीं आया? घात के घटते हुए क्रम में, किसके क्रम में, घटते हुए। अब घटता हुआ क्रम क्या होता है ये भी आप पूछेंगे हमसे, तो जान लो कि जैसे 5 है तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये घटता हुआ क्रम कहलाता है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि एक ए स्क्वायर है, देखिए 2 घात ही सबसे अधिक है, 3 घात का तो है नहीं, तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का पद यहीं पर लिख देते हैं बी माइनस सी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ए का पद ढूंढेंगे। ए का पद और कहाँ कहाँ है, देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। ठीक है, इस पर 2 घात है तो इस पर 1 घात है। अब देखिए अगर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर ए। अच्छा देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो एक जगह हो गया। अब बाकी का गुणा करके ये कर देते बी स्क्वायर सी, तो प्लस बी स्क्वायर सी, इसका गुणा करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर बी। अब देखिए ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बी माइनस सी, और यहाँ पर ए कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर बी सी कॉमन ले लें तो बी माइनस सी हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, नजर डालिए इस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी b माइनस सी है तो ए स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए, और इसको तोड़ दे वर्गांतर के सूत्र में तो b माइनस सी और b प्लस सी, और देखिए यहाँ पर क्या है बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। क्लियर है? अब देखिए b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है, और यहाँ पर इस बचेगा माइनस ए तो b प्लस सी। ठीक है, और प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम b माइनस सी लिखें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर दें इसका तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए सी और प्लस बी सी। अब देखिए इसमें कॉमन लेंगे a, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, और इसमें a कॉमन ले लें तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, माइनस यहाँ पर c कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि b माइनस सी, और यहाँ पर a माइनस बी कॉमन ले लें तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा क्या, a माइनस सी। अब देखिए फैक्टर हो गया ये, तो क्या फैक्टर आया, तो b माइनस ए माइनस बी इंटू, ठीक है, b माइनस सी और इंटू सी माइनस ए माइनस सी, यही हो गया फैक्टर, गुणनखंड। तो कर लीजिए जरा जल्दी से सभी लोग। अब समझ में आया? यही प्रोसेस होगा, यही तरीका होगा गुणनखंड करने का, चक्रीय गुणनखंड कहलाता है। इसे हम लोग साइक्लिक फैक्टर कहते हैं, चक्रीय गुणनखंड कहते हैं। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, अगर 3 घात का समीकरण होता है तो 3 घात का यहाँ लिखते, तो 2 घात का यहाँ लिखते, फिर 1 घात का फिर अचर राशि अलग लिखते, और फिर कॉमन जो होता कॉमन लेते और निकाल लेते। क्लियर है? उम्मीद है कि अब आपको चक्रीय गुणनखंड समझ में आ गया होगा। क्यों आया समझ में सभी लोगों को? चक्रीय गुणनखंड आ गया। चलिए अब हम देखेंगे, ये आपको हमने गुणनखंड बता दिया, ठीक है, एक एक चीज बता दिया। अब देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, तो ध्यान से समझिए जरा। जब आपको फैक्टर आ गया, गुणनखंड आ गया, तो उस कंडीशन में आप निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, तमाम चीजें आप याद करेंगे। देखिए अगर आपको महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक याद करना है, सपोज दैट मान लेते हैं कि एक f1x फलन है जिसका आपने फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर लिया, तो गुणनखंड में आया x माइनस 1 x प्लस 2, और दूसरा है f2x, इसमें आ गया क्या
x माइनस 1 और x माइनस 3 और f3x इसमें आ गया क्या, x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अब आपको बताना है कि तीनों का HCF बताइए, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो वह कॉमन राशि या वह बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या पर आए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्याओं में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से सुनिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्याओं में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जितने संख्या दिए गए हैं वो सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो जिस बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या, उसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्लियर है। इसी तरह अगर लघुत्तम समापवर्तक कहा जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसे कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, जैसे अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि आपसे कहता है कि 8, 12, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे तो निकालते समय 2, सबसे छोटी संख्या 2, जो किसी में कोई भी अगर कट जाता है तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा तो इसी तरह उतारेंगे। फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा उतार देंगे इसी तरह। ठीक है, फिर 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 1 3 15, अब 3 से कटेगा 1 1 3 5 15। ठीक है, अब फिर 5 से कटेगा तो 1 1 1, जब नीचे 1 1 आता है छोड़ दीजिए। यही होता है क्या, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम, तो इसे कहते हैं एलसीएम। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 के लिखे 24, 5 120। यानी अब ये 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 8 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 12 से भाग देंगे तो भी कटेगा, 15 से भाग देंगे तो भी कटेगा। तो 120 में भाग देने पर तो कट जाएगा। क्लियर है। अगर 120 का 2 गुना करेंगे तो 240, ये भी तो कटेगा। अगर 3 गुना करेंगे 360, इसमें भी भाग देंगे 8 से 12 से 15 से, तो ये भी कट जाएगा। तो ये सभी संख्याएं नहीं कहलाएंगी लघुत्तम समापवर्तक, बल्कि सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सा है, 120। और 120 से छोटी संख्या कोई नहीं है जिसमें कि तीनों से भाग दे तो कटे। हो सकता है कि 2 से कटे तो तीसरे से न कटे। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन तीनों से कटेगा तो केवल यही संख्या होगी 120। इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर। और महत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं जो कि दिए गए सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे अगर सपोज दैट अगर इस तरह का है, मान लेते हैं कि अगर ये 18 है, 24 है, ठीक है, और 36 है, कोई ऐसी संख्या हो जिससे कि तीनों कट जाए परंतु बड़ा हो, तो अब देखिए ना कि 2 से अगर भाग दें तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 3 से भाग दें तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कट जाएगा ना। 2 से भी, 3 से भी। अगर 6 से भाग दें तो देखिए 4 से तो कटेगा नहीं, ये 2 कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 से भाग दें, 6 के लिए 18, 6 चौके 24 और 36, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से दें तो नहीं होगा, 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से तो नहीं कटेगा, 12 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2, 3, 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। इसी को कहते हैं HCF। इसी को क्या कहते हैं, HCF, महत्तम समापवर्तक। इसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं कि जो दिए गए संख्याएं पूरी तरह से इससे विभाजित, 6 से विभाजित हो जाएंगी। 6 नहीं, 6 से विभाजित होंगी। तो देखिए महत्तम समापवर्तक इनका 6 आ गया। ठीक है, और इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 120। इस तरह ज्ञात किए जाते हैं। क्लियर है। अब आप देखिए अगर यहाँ HCF पूछ रहा है तो कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब ये है कि जो कट जाए, तीनों कट जाए भाग देने पर। देखिए x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, तो x माइनस 1 लिखेंगे। यदि कोई कॉमन नहीं होता तो 1 लिख देते हैं।
कोई कॉमन नहीं होता तो क्या लिख देते, एक। एक तो सभी का खंड होता है ना। अब देखिए अगर एलसीएम पूछता है, क्या पूछता है, एलसीएम, तो जब आपसे एलसीएम पूछेगा, क्या पूछेगा, एलसीएम, तो जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो पहला फैक्टर आप लिख लीजिएगा, जितना भी होगा पहला उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप दूसरे में चेक करिए, ये लिखा है क्या, इसमें लिखा है तो लिखा है तो हटा दीजिए, ये देखिए लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो लिख दीजिए इसमें x-3, इसको भी काटिए। अब तीसरे का ये x-1 लिखा है, हटाइए। x+3 देखिए कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो x+3 लिख दीजिए इसमें, ठीक है, x+3। तो अब ये हो गया क्या, एलसीएम। तो इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। क्यों, तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक अगर पूछा जाए तो सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर करके निकालना होता है, क्या करके, गुणनखंड। जैसे ही आप गुणनखंड करेंगे उसके बाद लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए जरा यहाँ पे, जैसे अगर सपोज दैट कभी भी महत्तम समापवर्तक पूछा जाए और महत्तम समापवर्तक जैसे मान लेते हैं कि fx कोई फलन दिया है और gx कोई फलन दिया है, ठीक है, और आपसे HCF पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए HCF तो ऑप्शन में दिया होगा ना, मान लेते हैं x+2, या दूसरे ऑप्शन में दिया होगा x-3, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में दिया होगा x+3, तो चौथे ऑप्शन में दिया होगा x-1, ऐसे दिया होगा। अब आप देखिए HCF जब पूछा जाए महत्तम समापवर्तक तो आप क्या करिएगा, सीधे अब इसका फैक्टर अगर हो जाता है तो ठीक है, द बेस्ट। अगर फैक्टर नहीं हो पाया तो आपको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, जैसे x+2 है तो x बराबर -2, +2 होगा तो -2x का जगह पर, यानी x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अब ये x बराबर -2 जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर होता 3x² + 2x + 1, अब x बराबर -2 इसमें रखते, तो -2 अगर रखेंगे तो 3 गुणे -2 का स्क्वायर 4 और 2 गुणे -2 तो -2 + 1। अब देखिए 4 3 12 -4 + 1, क्या ये 0 है, नहीं है। तो जब जैसे ही 0 के बराबर नहीं है बस काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो gx में भी रख दीजिएगा, ये भी अगर 0 के बराबर आ गया तो वही सही होगा, आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए कि जो चीज जैसे इसमें से x का मान जो होगा वह मान आप रखेंगे, ठीक है, और वह मान आपको fx और gx में रखने पर अगर इन दोनों का मान 0 हो गया तो वही महत्तम समापवर्तक होगा, और अगर 0 नहीं हुआ तो महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, अब चलिए आगे देखते हैं। यदि सपोज दैट अगर प्रश्न इस तरह के पूछे जाएं आपसे कि ऐसे दिया जाए 3x³ + 4x² - 6 + 8 में x-3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, या शेषफल होगा, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 4 जो भी। तो कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे जरा ध्यान समझिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, 3x³ + 4x² - 6x + 8, और x-3 से कह रहा है भाग देने के लिए, ठीक है, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए शेषफल कितना होगा। तो आप x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3, यानी x के स्थान पर आपको 3 रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, 3। तो यहाँ 3 रखिए, 3 गुणे 3 का क्यूब प्लस 4 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 3 और प्लस 8। अब इसी को शांत करिए, 9 3 27,
और फिर 9 चौके 36 और माइनस 6 तिली 18 प्लस 8। अब देखिए जोड़ डालिए जो जोड़ने लायक है, तो पहले तो ये 18 हो जाएगा और ये 27 होगा और ये 8 होगा, सब जोड़ दीजिए। 8 8 16, 16 और 7 23, ठीक है। और 1 और 2 3, 3 और 2 5, यानी 53। यानी इसमें जब आप x-3 से भाग देंगे तो 53 शेष बचेगा, यही शेष होगा। आप भाग देंगे तो यही आएगा। क्लियर है? बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, पूछा जाता है अक्सर, ये याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? लग जाएगा? लिख लीजिए जल्दी से इसे। शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जिसको आपको हम बता देते हैं। अब देखिए, जैसे प्रश्न होता है कि 2 व्यंजक दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या करेगा? 2 व्यंजक, एक है fx, एक है gx, ये 2 अलग अलग फलन है, ठीक है। और इनका एलसीएम भी होगा पता और HCF। तो जरा याद रखिएगा कि fx इंटू gx बराबर होता है एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। यानी पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर एलसीएम गुणे HCF, ठीक है। यदि सपोज दैट मान लिया जाए कि प्रश्न अगर देता है, प्रश्न है क्या कि x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तथा दूसरा व्यंजक है gx, क्या है? gx का HCF x प्लस 3 तथा एलसीएम दे दें कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 3 x प्लस 2 और x प्लस 1, ये एलसीएम है। तो कहेगा दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो दूसरा व्यंजक यानी gx ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, ठीक है। यानी पहला व्यंजक ये है, यदि किसी 2 व्यंजकों का HCF x प्लस 3 एलसीएम इतना है, पहला व्यंजक इतना है, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि दूसरा व्यंजक निकालने के लिए, दूसरा व्यंजक gx निकालने के लिए आपको लिखना है कि एलसीएम गुणे HCF अपान प्रथम व्यंजक fx। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एलसीएम तो x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 1, ये तो एलसीएम हो गया, और HCF है x प्लस 3, ठीक है, अपान पहला व्यंजक है क्या? x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए, इसका अगर हम फैक्टर करें, इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये यही तो होगा ना कि x² प्लस 3 दूना के 6, तो 3 प्लस 2 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये आ गया क्या? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। x प्लस 2 से कटेगा x प्लस 3 से कटेगा x प्लस 1 का x प्लस 3 में गुणा कर दीजिए, यही हो जाएगा gx, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, अर्थात आएगा क्या? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यही आंसर है, दूसरा व्यंजक यही है। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? कर लेंगे ना, पूछा जाता है, पहला व्यंजक दिया हो, दूसरा व्यंजक HCF LCM तो कुछ भी पूछ सकता है। अगर LCM HCF में दोनों दे दिया जाए, पहला व्यंजक दिया जाए, दूसरा पूछा जाएगा, दूसरा दिया जाएगा तो पहला पूछा जाएगा, ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। लग जाएगा, लगा लेंगे, क्यों? तो आज हमने आप सबको जो है गुणनखंड सिखाया और किस तरह महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे, ये हमने कम समय में सीखने का प्रयास किया।
हालांकि आप एक बार पूरा का पूरा जितना आप पढ़े हैं उतना एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं पूरा याद आएगा नहीं। अब एक एक प्रश्न हमने सॉल्व किया नहीं, हमने केवल तरीका बताया है, तो जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये चीजें आ जाए कि आप जो पढ़े थे भूल गए हो वह आया कि नहीं, ठीक है। और नहीं आया तो आप समय निकाल कर एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि आज हमने जो भी आपको बताया वो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लीजिएगा इसको। आपके पास तो समय समय पड़ा हुआ है, इस समय न कोई काम है न कुछ है, खूब देखिए ना, जितना देख सकते हैं उतना देखिए। आपका नेट ज्यादा खत्म हो रहा है तो क्या करिए, सेव कर लिया करिए, उसमें सेव का ऑप्शन आता है। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद नेट लगेगा नहीं, उसके बाद आप चाहे जितनी बार देखिए, ठीक है। डाउनलोड अगर हो जाएगा तो उसके बाद चाहे जितने बार देखिए, नेट से कोई मतलब नहीं रहता है, नेट अपना बंद किए रहिए और उसको देखते रहिए, वैसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार नेट लगेगा, ठीक है। तो आप बंद करके देखा करिए, ताकि एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप खुद देखिए, जितना देख सकते हैं उतना देखिए, ठीक है। तो अगले दिन मुलाकात होगी तो आपसे आगे की विषय में चर्चा किया जाएगा, आगे टॉपिक के, ठीक है। उम्मीद रखेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे, ताकि जो भी दोस्त यार आपके हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके दोस्त थे यहाँ पढ़ रहे थे, उन वहां तक सूचना पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।